हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 14 खाने से पचने तक। इस चैप्टर के अंदर हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से लेकर के पचने तक की सारी प्रोसेसिंग समझेंगे कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए, खाना खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फिर खाना हमारे अंदर जाके पचता कैसे है। अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि साफ सफाई नहीं रखते हैं, जैसे शौचालय जाकर के हाथ नहीं धोते हैं और हम जो है हाथों को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो बच्चों के अंदर खास करके कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जैसे कृमि रोग आपने सुना होगा, जिसमें पेट में कीड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से पेट दर्द होता है। ठीक है, तो उससे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, यानी उससे निजात कैसे पाई जा सकती है। अगर वो रोग हो जाए तो बच्चे को कौन सी दवाई देनी चाहिए और हमें कैसा भोजन करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सके। ठीक है, क्योंकि भोजन में भी कुछ चीजें आवश्यक यानी पर्याप्त मात्रा में होनी ही चाहिए। अगर वो वस्तुएं आपके भोजन में नहीं है तो आपको पोषण अच्छे से नहीं मिलेगा और आप स्वस्थ नहीं रह सकोगे। तो इन सभी बातों को हम चैप्टर खाने से पचने तक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर, हमारा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है। अब देखिएगा कि हम खाने में क्या खाते हैं, तो बेसिकली हम रोटी खाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको आपके माता पिता या बड़े कहते हैं कि रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके खाना चाहिए, यानी कोर जो है वो छोटी छोटी लेनी चाहिए, छोटी छोटी बाइट्स में खाना चाहिए। तो ऐसा किस लिए बोला जाता है कि हो सकता है ना कि आप एक रोटी सीधे मुंह में डाल लो, ऐसा भी हो सकता है कि आप बड़े बड़े टुकड़े लेकर के खाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका कौन सा है खाना खाने का कि आप रोटी के छोटे छोटे कोर तोड़ करके जो है उसको खाओ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर पहला यही बनता है कि जब हम भोजन में रोटी खाते हैं, जरूरी नहीं कि रोटी खा रहे हैं, कुछ और भी खा रहे हैं, चावल इत्यादि खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको एक साथ बहुत सारा मुंह में ना भर के थोड़ा थोड़ा मुंह में जो है लेना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो रोटी को कैसे खाना चाहिए? छोटे छोटे कोर लेकर के खाना चाहिए। अब छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे कोर लेकर के क्यों खाना चाहिए? क्योंकि अगर छोटे छोटे कोर लेकर के खाओगे तो खाने को चबाना आसान होगा। क्या करना आसान होगा? खाने को चबाना आसान होगा। मान लीजिए आपने मुंह को पूरा अच्छे से भर लिया, तो क्या आपके लिए चबाना आसान होगा? नहीं। इसकी बजाय आपने एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखा है, उसको आराम से आप चबाइए, फिर दूसरा टुकड़ा खाइए, तो ये आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आपने पूरा मुंह भर लिया, पहले तो सीधी रोटी ठूस ली, एक रोटी पूरी ठूस ली और उसके बाद उसको चबाने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसे में आपके दांत भी दर्द करने लग जाएंगे, मुंह भी दर्द करेगा और खाना भी अच्छे से चबाया नहीं जाएगा। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि छोटे छोटे कोर लेकर खाने से चबाना जो है, खाने को चबाना क्या हो जाता है? आसान। हम खाने को आसानी से चबा सकते हैं। तो अब यहाँ पे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है कि भोजन को चबा चबा के खाना है, ये तो ठीक बात है, लेकिन भोजन को चबाना किस लिए है? ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि भोजन को चबा चबा के खाना क्यों जरूरी है, कि चबाना है लेकिन चबाना क्यों जरूरी है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि भोजन को चबा चबा के क्यों खाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जब आप रोटी की कोई कोर या थोड़े से भोजन का टुकड़ा आप मुंह में रखते हो तो मुंह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है, जिसको आप पानी भी कहते हो। आप कहते हो ना कि रसगुल्ला देख करके मुंह में पानी आ गया, तो बिल्कुल वही बात है कि अगर आप भोजन को मुंह में रखते हो तो लार स्रावित होती है। ठीक है, अब देखिएगा कि मान लीजिए ये आपका मुंह है, इस मुंह के अंदर आपने क्या रखा? भोजन रख लिया। अब भोजन रख लिया तो क्या होगा कि आपके मुंह के अंदर लार स्रावित होगी। ठीक है, आपके मुंह के अंदर लार स्रावित होगी, जिसको आप मुंह के अंदर पानी आना भी कहते हो। तो उस लार को भोजन के अंदर मिश्रित करना आवश्यक होता है, यानी उस लार को भोजन के अंदर मिलाना आवश्यक होता है। तो जब हम चबाते हैं, दांतों से भोजन को चबा रहे हैं और साथ के साथ जीभ क्या कर रही है? भोजन की अल्टा पलटी कर रही है, यानी भोजन को हिला रही है। तब भोजन की अल्टा पलटी हो रही है, साथ में भोजन को दांतों से चबाया जा रहा है, तो जो लार है हमारे मुंह के अंदर वो भोजन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती है और हमारा जो भोजन है वो लसलसा हो जाता है। लसलसा, चिकना, देखिए चिकना, लसलसा, पेस्ट के जैसा हो जाता है, यानी एक पेस्ट बन जाता है, पतला सा चिकना सा लसलसा सा पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को एक तो देखिए आसानी से आहार नाल, क्योंकि आगे भी भोजन आहार नाल के माध्यम से जाना है, तो आहार नाल में हमारा जो भोजन है वो
चिकना और लसलसा होगा तो वो आरामदायक स्थिति में अंदर जा सकेगा। ठीक है, तो इसलिए भोजन को अच्छे से चबा चबा करके खाना चाहिए। अगर आप बड़े बड़े टुकड़े निगलोगे तो वो आपके गले में अटक जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो लार होती है हमारे मुंह के अंदर, जो लार होती है, अब देखिएगा हमारे भोजन के अंदर एक स्टार्च नाम की अवयव पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। आप ये कह सकते हो कि भोजन के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, आपने देखा आलू मीठा सा क्यों लगता है, क्योंकि आलू के अंदर स्टार्च होता है। ठीक है, तो देखिए आलू जो है, आलू को उबाल के खाते हैं या कभी भी आप देखते हैं तो आलू हमें मीठा लगता है। ठीक है, तो आलू में स्टार्च पाया जाता है। अब स्टार्च जो है सीधा हमारे अंदर पचता नहीं है, तो ये लार क्या करती है, ये लार जब भोजन में मिल जाती है यानी स्टार्च में मिल करके इसको किस में बना देती है, इसको ग्लूकोज बना देती है। और आपको पता है कि ग्लूकोज के कारण भोजन जो है वो क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। भोजन कैसा हो जाता है, भोजन मीठा हो जाता है। और जब भोजन मीठा हो जाता है तब इसका पचना यानी इसका जो पाचन है वो आसान हो जाता है, यानी पाचन आसान हो जाएगा। अच्छे से हमारा पेट दर्द नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, भोजन अच्छे से पचेगा, हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। अगर हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में लेंगे और अच्छे से चबा चबा के खाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। एक बार फिर से बता दूं कि भोजन को चबा चबा कर इसलिए खाना चाहिए क्योंकि लार जो है वो भोजन में मिलेगी, मिक्स जब होगी तो भोजन चिकना हो जाएगा, लसलसा हो जाएगा, पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब पेस्ट जैसा बन जाएगा तो अंदर क्या हो रहा है, भोजन के अंदर अगर देखा जाए तो भोजन में क्या थी, स्टार्च थी। भोजन में क्या मिल गया, लार मिल गई। स्टार्च जब लार के साथ मिल गई तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। स्टार्च आप ये सोच सकते हो कि बड़ा सारा कोई पदार्थ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में यानी छोटे छोटे ग्लूकोज में तोड़ दिया, तो स्टार्च लार में मिलके क्या बन गई, ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसी होती है, मीठी होती है। आपने ग्लूकोन डी घोल करके पिया होगा, है ना। तो ग्लूकोज जो है वो क्या होती है, मीठी होती है। ठीक है, और भोजन मीठा हो जाता है और इसका पाचन जो है वो आसान हो जाता है। तो इतनी चीज़ तो आपको समझ आ गई कि भोजन को जो है चबा चबा करके क्यों खाना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि भोजन पचता कैसे है। भोजन को अच्छे से समझते हैं कि भोजन को हम मुंह से ग्रहण करते हैं, फिर मुंह से जो है भोजन कहाँ पर जाता है और भोजन का जो पाचन है वो कैसे होता है। देखिएगा भोजन का पाचन जो वो 3 स्तरों में होता है और एक बार आपने खाना खा लिया तो 4 से 5 घंटों में पूरा भोजन पच जाएगा। ठीक है, 4-5 घंटों में पूरा भोजन आपका पच जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले आता है हमारा मुंह। मुंह के अंदर हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, मुंह से ही तो ग्रहण करते हैं ना, मुंह से ही तो भोजन खाते हैं। तो मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं और मुंह के अंदर क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। दांत से हम क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। इतनी चीज समझ आ रही है आपको कि देखिए मुंह से आपने खाना खा लिया, दांत है आपके, दांत क्या करेंगे, भोजन को चबाएंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पर भोजन को जब चबाते हैं दांतों के द्वारा तो भोजन लसलसा हो जाता है। पहले अभी पढ़ के ही तो आए हैं अब, है ना। तो देखिएगा कि भोजन को चबाया गया तो भोजन कैसा हो गया, लसलसा हो गया। अब लसलसा भोजन यहाँ से कहाँ पे जाता है, अमाशय में जाता है। कहाँ पर जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय को हम आम भाषा में जो है कई बार आप ये सोच सकते हो कि पेट के अंदर जा रहा है। ठीक है, ऐसा सोच सकते हो। देखिए भोजन कहाँ जा रहा है, अमाशय के अंदर जा रहा है। ठीक है, सो सिंपल सी बात अब तक क्या समझ आई कि भोजन को कहाँ से ग्रहण करते हैं, भोजन को मुंह में रखते हैं। मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा क्या किया जाता है, चबाया जाता है। और फिर ये बीच में जो नाल है, नली जो है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रसिका। क्या बोला जाता है, ग्रसिका। आपको जो PDF मिलेगी वहां से आपको अच्छे से नोट्स बनाने, या केवल और केवल समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा भोजन ग्रहण करते हैं आप मुंह से लेकर के ग्रसिका, जो आहार नाल होती है हमारी, नाल से लेकर के यानी ग्रसिका से होते हुए भोजन कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। तो भोजन ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। और जहाँ से ये छोटी आंत और फिर बड़ी आंत से होता हुआ इसका जो है पाचन होता है। तो एक बार इसको डायग्राम से समझ लो, देखिए होता क्या है कि भोजन जो है मुंह से कहाँ जा रहा है, ग्रसिका में। ग्रसिका से कहाँ जा रहा है, अमाशय के अंदर। अमाशय से कहाँ जा रहा है, अमाशय से जा रहा है छोटी आंत के अंदर। कहाँ जा रहा है, छोटी आंत के अंदर। और फिर कहाँ जा रहा है, बड़ी आंत के अंदर।
अब देखिएगा कि जब भोजन अमाशय में होता है, छोटी आंत के अंदर होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है, तब इस भोजन का क्या हो रहा होता है, पाचन होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इन तीनों अंगों में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। इन तीनों अंगों में बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं। पाचक रस भोजन में मिलते हैं और भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो इन तीनों में बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं। पाचक रस निकलेंगे, अमाशय में पाचक रस निकलेंगे, भोजन में मिल जाएंगे, जो चीज़ों की आवश्यकता है यानी ऊर्जा जो है हमारे शरीर को मिल जाएगी। अब छोटी आंत में भी कुछ रस स्त्रावित होंगे। रस स्त्रावित होने का मतलब बाहर निकलेंगे, ठीक है। जैसे मुंह से लार स्त्रावित कैसे होती है कि लार मुंह से बाहर आने लगती है, ठीक है। तो छोटी आंत से भी ऐसे ही पाचक रस निकलते हैं, वो भोजन में मिल जाते हैं, भोजन का पाचन कर देते हैं। वैसे बड़े आंत में भी होता है। तो यहाँ पर जो है भोजन का क्या हो रहा है, अच्छे से पाचन हो रहा है। अब भोजन का पाचन हो गया। अब जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ यानी जो अपचित भोजन जो बचा है वो कहाँ पर चला जाता है, वो चला जाता है गुदा द्वार में। कहाँ चला जाता है, गुदा द्वार में। और जहाँ से इसका त्याग बाहर कर दिया जाता है, त्याग शरीर से बाहर कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर चीज़ आपको समझ आ गई कि मुंह से भोजन ग्रहण किया, अमाशय में गया, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, और लास्ट में अपचित भोजन जो कचरा बच गया यानी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसे हम गुदा द्वार में भेज देते हैं और वहाँ से उसका त्याग कर देते हैं। तो ये थी पूरे के पूरे भोजन पचने की प्रक्रिया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके सामने एक चित्र है जिसमें मनुष्य दिखाया गया है और मनुष्य के मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक का पूरा पाचन का सिस्टम दिखाया गया है, पाचन तंत्र दिखाया गया है कि पाचन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले भोजन कहाँ से जा रहा है, अंदर मुंह से जा रहा है। मुंह से होते हुए ग्रसिका, बीच में आहार नाल है यानी ग्रसिका से होते हुए नली जैसी आकृति है। ग्रसिका से होते हुए भोजन कहाँ जा रहा है, अमाशय में। आप चित्र में देख सकते हो अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद बहुत ही पतली 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 जो है एक दूसरे में उलझी हुई आंतें होती है, उसको क्या बोला जाता है, छोटी आंत। तो छोटी आंत में भोजन जाता है और उसके बाद एक बड़ी सारी बहुत चौड़ी, क्योंकि ये चौड़ी होती है इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद लास्ट में कहाँ जाता है, गुदा द्वार में जाता है। गुदा द्वार से भोजन का कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। जो अपचित भोजन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जितना पचना था उतना पच गया, ठीक है। तो ये था भोजन का पाचन। भोजन के पाचन को आपने अच्छे से समझ लिया कि कैसे भोजन को खाते हैं और फिर कैसे कैसे भोजन का पाचन होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, ड्रिप लगाते हैं यानी ग्लूकोज की बोतल जो है उसको लगा करके हमारे हाथ में जो है और सीधा शरीर के अंदर क्या प्रवेश करवाते हैं, ग्लूकोज को प्रवेश करवाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। तो फिर हमें भोजन क्यों नहीं देते, सीधा ग्लूकोज क्यों चढ़ा देते हैं। आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, जब मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी इनको। तो ग्लूकोज डॉक्टर चढ़ाता है। तो देखिए ऊर्जा ही तो चाहिए ना हमें, ऊर्जा तो भोजन से भी मिल सकते हैं। खाना क्यों नहीं खिलाते उसको, फ्रूट्स खिलाएं और भी बहुत सारी चीज़ें खिला सकते हैं। सीधे जाते हैं ग्लूकोज सीधा क्यों डाल देते हैं। तो इसका भी एक कारण है कि अगर आप भोजन ग्रहण करते हो तो आपको खाने को पचाने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। अब 5 से 6 घंटे में मरीज तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अगर ग्लूकोज सीधा चढ़ा दिया जाता है तो उससे हमें कम समय में यानी बहुत जल्द ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए जो व्यक्ति कमजोर है, जो रोगी है, उसे सीधा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्योंकि ग्लूकोज का पाचन आसान होता है और वो हमें तुरंत ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बीमार व्यक्ति, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे अस्पताल में या आप कह सकते हैं कि डॉक्टर के द्वारा ग्लूकोज क्यों चढ़ाई जाती है, उसे ग्लूकोज क्यों दी जाती है। तो सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देता है। जैसे ग्लूकोज अंदर जाएगी वैसे ही शरीर जो है, रोगी का शरीर जो है उसमें तुरंत ऊर्जा आ जाएगी, तुरंत उसको ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए क्योंकि ऊर्जा उसे जल्दी जल्दी चाहिए, अदरवाइज वो और कमजोर हो जाएगा और बीमार पड़ जाएगा, है ना। तो इसके लिए उसे सीधा ही ग्लूकोज चढ़ा दी जाती है।
ओके स्टूडेंट्स, सो अब इनके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है और हमें आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बीमार होने पर ग्लूकोज को पानी में घोल के क्यों दिया जाता है। ठीक है, बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को पानी में घोल करके पी लेते हैं। तो आप कहेंगे कि ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जैसे ग्लूकोज लेंगे हमें तुरंत ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, जब कमजोरी आ जाती है तब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं या फिर ग्लूकोज को पानी में घोल करके हमें पिलाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए कि डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल क्यों चढ़ाते हैं या फिर पानी में घोल करके ग्लूकोज क्यों ली जाती है, तो ले तो ग्लूकोज ही रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज जो है हमें क्या करता है, इंस्टेंट यानी कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हम जो है ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं जब कमजोरी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि खाने में अगर आयरन की कमी हो जाए तो इस कमी को कहाँ से पूरा करोगे। तो देखिएगा कि अगर खाने में आयरन की कमी होगी तो हमारे शरीर के अंदर खून नहीं बनेगा, क्योंकि खून कैसे बनता है, जब हम आयरन लेते हैं, भोजन के माध्यम से हमें आयरन मिलता है, तो लौह तत्व भी कहते हैं आयरन को। तो जब आयरन हमारे शरीर के अंदर जाता है तभी हमारे शरीर के अंदर खून बनता है। ठीक है, तो अगर भोजन में आयरन नहीं लेंगे, आयरन की कमी हो जाएगी खून के अंदर, तो खून भी कम हो जाएगा, नया खून बनना खत्म हो जाएगा और शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी। और शरीर के अंदर खून की कमी होने की वजह से एक रोग हो जाता है। वो कौन सा रोग है, ध्यान दीजिएगा, वो रोग जो है उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया नाम का रोग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एनीमिया नाम के रोग से बचना है तो हमें जो हमारा भोजन है उसके अंदर जो है लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। भोजन के अंदर आयरन जो है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद होना ही चाहिए। ठीक है, और देखिएगा कि अगर एनीमिया रोग हो जाता है तो उसके यानी कि जब एनीमिया रोग हो जाता है तो उसके उपचार के लिए दवाई भी आती है। हालांकि ऐसा नहीं कि दवाई नहीं है, उसके लिए गोली आती है जो दी जाती है, जिसका नाम है आयरन फॉलिक एसिड। क्या नाम है गोली का, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर शरीर में खून की कमी हो जाती है तो कौन सी गोली दी जाती है, तो आयरन फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड नाम की दवा दी जाती है। इससे शरीर के अंदर आयरन की पूर्ति होती है और आयरन की पूर्ति होती है तो खून की भी पूर्ति हो जाती है। लेकिन हमें ऐसी स्थिति आने ही नहीं देनी है, हमें तो भोजन के माध्यम से ही आयरन ले लेना है। ठीक है, तो वो आयरन मिलेगा कैसे, देखिएगा अनाज जो होता है, दालें जो होती है, अनाज के अंदर आ गया आपका जो चना इत्यादि है वो अनाज के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी और पिंड सर्दियों में खाते हैं। ठीक है, तो पिंड, खजूर हो गया, दाख हो गई, मछली हो गई आदि में आयरन की मात्रा प्रचुर होती है। प्रचुर का मतलब खूब, इसके अंदर खूब सारा आयरन पाया जाता है। तो अगर आप भोजन के अंदर इन सारी चीज़ों को खाते हैं, इन चीज़ों को लेते हैं, तो आपके भोजन में आयरन की कमी नहीं आती है और आपके शरीर को आयरन मिलता रहता है। तो इन्हें भोजन में शामिल करें, इन्हें भोजन में शामिल करें। यह हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है, यह हमारे शरीर में खून की पूर्ति कर देगी, खून में कमी आएगी नहीं और इस वजह से हमें आयरन फॉलिक एसिड की गोली खानी नहीं पड़ेगी। अगर हमने ये सब्जियां नहीं खाई तो हमें आयरन फॉलिक एसिड की गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि हमें जिंदा रहना है या नहीं रहना, बिल्कुल रहना है। ठीक है, तो ये तो बात आ गई आयरन की। अब यहाँ पर आता है कि भोजन से हमें अगर जो भी हम भोजन लेते हैं तो भोजन में हमें क्या क्या खाद्य सामग्रियाँ खानी चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में खानी चाहिए। तो ये जो शो करता है उसको एक खाद्य पिरामिड के नाम से दर्शाया जाता है। देखिएगा खाद्य पिरामिड क्या होता है, खाद्य पिरामिड हमें ये बताता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें कम खानी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब हम खाद्य पिरामिड पढ़ते हैं। तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें खाने में कौन कौन सी खाद्य सामग्रियां लेनी चाहिए, तो आप कह देंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग समूह की चीज़ें आवश्यक मात्रा में लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमें भोजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, भोजन के अंदर क्या क्या खाना चाहिए, शामिल करनी चाहिए,
हमें भोजन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, इसको कैसे बताओ, खाद्य पिरामिड से बताओ। एक पिरामिड बना के बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा लेनी है और कौन कौन सी चीज़ें कम लेनी है। खाद्य पिरामिड द्वारा समझाइए। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर एक खाद्य पिरामिड बना रहे हैं। ठीक है, बीच में बना लेते हैं, चलिए, ताकि साफ दिखाई दे। बीच में हमने खाद्य पिरामिड बना लिया। अब ये है खाद्य पिरामिड। अब देखिएगा, नीचे से चौड़ा है, चौड़े का मतलब ज्यादा। ठीक है, चौड़ा है इसका मतलब क्या है, ज्यादा। तो जो चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए वो तो हम नीचे नीचे रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इसके 3 स्तर होते हैं। इसके कितने स्तर हो गए, 3 स्तर। जो ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए उनको तो हम कहाँ रखते हैं, यहाँ, कि ऐसी वस्तुएं जिनको हमें ज्यादा मात्रा में भोजन में लेना चाहिए उनको तो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है कि ऐसी चीजें जो हमें पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए, यानी कि ना तो कम होनी चाहिए ना ज्यादा, ठीक ठीक खानी चाहिए। बहुत कम खाएंगे तो भी नुकसानदायक होगी, बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी नुकसानदायक, यानी पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए। और ऐसी वस्तुएं जो हमें काफी कम मात्रा में खानी तो चाहिए लेकिन कम खानी चाहिए, अगर ज्यादा खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये होता है खाद्य पिरामिड। अब हम इनके अंदर वस्तुएं रखते हैं कि कौन सी वस्तु हमें ज्यादा खानी है, कौन सी वस्तु हमें पर्याप्त मात्रा में खानी है और कौन सी वस्तु हमें कम खानी है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें भोजन में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए। तो आप कह देंगे कि हमें भोजन के अंदर अलग अलग प्रकार की, कैसी, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आवश्यक मात्रा में खानी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं है कि आप कह दें कि घी खाने से ऊर्जा मिलती है तो आप सारे दिन घी खाएं और कुछ खाएं ही ना। तो ऐसे में ये चीज़ आपको नुकसानदायक हो सकती है कि घी से ठीक है हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं लेकिन फिर बाकी चीज़ों की कमी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कह दिया जाए कि सेब है, सेब में बहुत सारा आयरन पाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप सुबह भी सेब शाम को भी सेब, यानी सेब ही सेब खाएं और कुछ खाएं ही ना, ऐसा नहीं है। हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, जितनी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार हमें सारी चीजें खानी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें हमें ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए, कुछ चीजें हमें पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए और कुछ चीजें हमें बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा, देखते हैं कि ज्यादा मात्रा में कौन सी चीजें खानी चाहिए। तो रोटी, दालें, चावल, दलिया, खिचड़ी और पोहा, सूजी और अंकुरित अनाज जो है वो हमें ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा कि ज़्यादा मात्रा में हम क्या खा सकते हैं, रोटी खाते हैं, दालें, चावल, अनाज और अंकुरित जो अनाज है, अंकुरित अनाज भी आप कह सकते हो, अंकुरित अनाज। इसके अलावा जो पोहा है, पोहा भी आप खा सकते हो जो कि पौष्टिक होता है। ठीक है, पोहा आप खा सकते हो। इसके अलावा आप खिचड़ी खा सकते हो, जिसे हम सिंपल खीच कह देंगे, खीच भी खा सकते हो। और इसके अलावा आप जो यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं आम जिंदगी में, उसे आप खा सकते हो। ठीक है, सो ये बात हो गई कि हमें ज़्यादा मात्रा में, जैसे सूजी भी खा सकते हैं। ठीक है, सूजी, तो ये जो है हमें ज़्यादा मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, शरीर के अंदर इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसी चीज़ें जो हमें ना तो ज़्यादा कम खानी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। ठीक है, हालांकि आप देखते हो कि रोटी हम काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं। तो ये रोटी हो गई, दालें भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं, अंकुरित अनाज भी खाते हैं, पोहा, खीच, सूजी इत्यादि इत्यादि चीज़ें हम खाते हैं। अब बात करते हैं पर्याप्त मात्रा में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो देखिएगा, पहली बात तो कि जो भी दूध, दही, पनीर, देखिएगा, दूध, दही, पनीर और एक और ले सकते हैं आप, छाछ। दूध, दही, पनीर और छाछ जो है वो हमें पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम दही खा रहे हैं, वो भी नुकसानदायक हो जाएगा। दूध पीना चाहिए, ठीक है, पीना चाहिए दूध, लेकिन बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं पीना चाहिए। खैर बहुत ज़्यादा दूध तो आजकल पीता ही नहीं कोई, है ना, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए, जितनी आवश्यकता उतना ही पीना चाहिए। इसके अलावा मक्खन, मांस, मूंगफली, मक्खन हो गया, मांस हो गया,
मूंगफली हो गई। अब आप कहेंगे कि अगर ज़्यादा खा लेंगे तो होगा क्या? अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो आप मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे, है ना, कि आप मोटे हो जाएंगे। ठीक है, कि अगर हमें जितनी मात्रा की आवश्यकता है उससे ज़्यादा मात्रा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल बात। तो दूध, दही, पनीर, छाछ, मक्खन, मांस, मूंगफली, इसके अलावा जो हरी सब्जियाँ जैसे पालक, टमाटर, गाजर, पालक हो गई, टमाटर हो गई, गाजर हो गई। ठीक है, पालक, टमाटर हो गई, गाजर हो गई। इसके अलावा आलू, सेब, केला, पपीता, यानी कि जितने भी फ्रूट्स हैं आप यहाँ पे रख सकते हो। आलू, सेब, पपीता, केला आदि। ठीक है, तो यानी कि जितने भी हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दूध, दही, छाछ है, मांस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें में पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। यानी अगर हम कम लेंगे तो भी नुकसानदायक है, यानी लेंगे नहीं तो भी नुकसानदायक है, और अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो भी नुकसानदायक है। पर्याप्त मात्रा का मतलब है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही, ना तो बहुत ज़्यादा कम ना ही बहुत ज़्यादा अधिक। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात आती है कि जो घी है, तेल है और जो मिठाई है, यानी कि जो मीठा है, ध्यान दीजिएगा, घी, तेल और मीठा ये हमें बहुत कम लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम घी ज़्यादा खाएंगे, तेल ज़्यादा खाएंगे, मीठा बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हम मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये हमें बहुत कम मात्रा में खाने चाहिए। तो ये होता है हमारा खाद्य पिरामिड, जो हमें बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें खाएं और कितनी कितनी मात्रा में खाएं। अगर इसके अनुसार हम खाते हैं तो हम ना तो कमज़ोर होंगे और ना ही मोटे होंगे। ये चीज़ समझ में आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर वसा, फैट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर वसा बहुत ज़्यादा होती है तो हम भी क्या हो जाएंगे, फैट हो जाएंगे, मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाती है कि हमें भोजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आवश्यक मात्रा में हमें खानी चाहिए, जो कि हमारे शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। कौन से पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, खनिज, लवण, इन सारी चीज़ों की पूर्ति हमारे शरीर में हो जानी चाहिए। जैसे आयरन है, और इन सभी चीज़ों की पूर्ति हमारे शरीर में कौन करेगा? ये सारा का सारा भोजन करेगा। ठीक है, अगर भोजन नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? दवाइयाँ खानी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ तक तो बात आ गई। अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और पेट में कीड़े पैदा होने की वजह से उनका पेट दर्द होता है। और ये जो कीड़े पैदा हो जाते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको कृमि बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे बीमार क्यों होते हैं? बच्चे बीमार क्यों होते हैं अगर पूछ लिया जाए, या फिर बच्चों में कृमि रोग क्यों होता है, तो आप कह देंगे कि बच्चे जब सफाई नहीं रखते हैं तो क्या हो जाता है? कृमि रोग हो जाता है। और आपको भी सफाई रखनी चाहिए, अदरवाइज आपको भी क्या हो जाएगा? भगवान करे ऐसा ना हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या रखनी है? सफाई रखनी है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि बच्चे बीमार क्यों हो जाते हैं? बच्चे बीमार क्यों हो जाते हैं? या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कृमि रोग क्या है? कृमि रोग क्या है? तो देखिएगा, सिंपल बात है कि आप हो बच्चे, ठीक है, और बच्चे जो है जब किसी भी चीज़ को खाते हैं, जब बच्चे किसी भी चीज़ को खाते हैं तो उनसे वेट नहीं होता है। ठीक है, उनके सामने अगर कोई फ्रूट आया तो वो फट से जाते हैं, फटाक से जाते हैं, फ्रूट उठाया और मुंह में डाल लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले फ्रूट को अच्छे से वॉश करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या है कि शौचालय जाने के बाद कई बार बच्चे जो है वो अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं। हाथ तो धोते हैं लेकिन अच्छे से नहीं धोते हैं। जब हाथों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं तो हाथों के जो कीटाणु हैं वो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं और कीड़े ही तो बनेंगे पेट के अंदर। ठीक है, और वो कीड़े हमें पेट के अंदर दर्द उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ आप कह देंगे कि जब हम बच्चे जो है स्वच्छता नहीं रखते हैं, यानी कि शौचालय जाने के बाद अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं, अच्छे से हाथ नहीं धोते, है ना, अच्छे से हाथ नहीं धोते, बाहर खेल लिए, कीचड़ के हाथ हो गए तो भी अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं
कि शौचालय जाने के बाद ये तो हो गई, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। इसके अलावा खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं। खाना खाने से पहले कि जब खाना खाने जा रहे हो उससे पहले भी अच्छे से हाथ धोना चाहिए, लेकिन नहीं धोते तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि फल सब्जियों को धोकर नहीं खाते हैं। फल सब्जियों को धोकर नहीं खाते तब भी हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट बात ये है कि हम जब साफ सफाई नहीं रखते हैं, कौन सी साफ सफाई, दांतों को साफ नहीं करते हैं, हमारे नेल्स नहीं कटे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहाँ पर आती है, साफ सफाई में आती है। तो जब हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि कृमि रोग क्या होता है। कृमि रोग क्या होता है, तो देखिएगा कि जब बच्चे इस तरह की साफ सफाई नहीं रखते हैं तो बच्चे के पेट में जो बच्चे होते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं छोटे छोटे, और उन कीड़ों की वजह से क्या होता है, पेट का दर्द होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, कृमि रोग बोला जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृमि रोग से बचना है तो क्या करें। अरे भाई, जो नहीं कर रहे हो वो कर लो। क्या नहीं कर रहे हो, आप हाथ नहीं धो रहे हो, हाथ को धो लिया जाए, साफ सफाई रखी जाए, सब्जियों और फलों को धो करके खाना चाहिए। अगर ये चीजें करोगे तो आपके पेट में कीड़े नहीं उत्पन्न होंगे, आप कृमि रोग से बच जाएंगे। सिंपल सी चीज होगी। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब क्या होगा। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि कृमि रोग, कुछ बच्चे जो है चौक इत्यादि खाते हैं, बर्तन इत्यादि खाते हैं, मिट्टी इत्यादि खाते हैं, तो उस वजह से भी कृमि रोग हो सकता है। ठीक है, तो जब बच्चे के पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो क्या कोई इसकी दवाई भी है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल इसकी दवाई भी है, और इसकी दवाई का नाम है एल्बेंडाजोल। क्या, कौन सी दवाई है, इसके लिए कौन सी गोली लेनी पड़ती है, इसके लिए जो गोली लेनी पड़ती है उसका नाम है एल्बेंडाजोल। ध्यान दीजिएगा, आधा ले बे एल्बेंडाजोल। ठीक है, तो ये जो है दवाई है, ये गोली है, जो पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तब एल्बेंडाजोल नाम की गोली बच्चों को खिलाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कई बार ये आता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका विकास क्यों रुक जाता है। तो आप कह देंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं वो साफ सफाई नहीं रखते हैं, वो कृमि रोग के शिकार हो जाते हैं, उनके पेट में कीड़े बन जाते हैं, और जो भी भोजन आएगा वो कौन खा जाएगा, कीड़े खा जाएंगे। सिंपल सी बात हो गई। तो यहाँ पर एक साधारण सी आप बात कह सकते हो कि पेट में पनपने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं, कृमि कहते हैं, और इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है। कृमि रोग से क्या हो जाएगा, बच्चे में क्या हो जाएगी, खून की कमी, और जब बच्चे में खून की कमी हो जाएगी तो बच्चा क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और फिर उस बच्चे का विकास होगा क्या, वो बच्चा हष्ट पुष्ट रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। तो सिंपल सी बात, कृमि रोग से हमें बचाव जरूर करना है, और कृमि रोग से बचाव का उपाय क्या है, हमें हाथ धोने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि बच्चों को स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है। तो सिंपल सी बात है, अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका विकास अच्छा होगा, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, अच्छे से काम कर सकेंगे, और उनका पढ़ाई में भी मन ज़्यादा लगेगा। अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो पढ़ाई में मन कब लगेगा, जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और अच्छे मन से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 14, जिसके अंदर आपने बहुत सारी अच्छी चीजें जानी है। और आज के बाद आप भी ध्यान देंगे कि आज के बाद शौचालय जाने के बाद अच्छे से हाथों को जो है साबुन लगा करके धोएंगे। फलों और सब्जियों को जब हम खाते हैं तो अच्छे से धो करके खाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जब चीजें आप करेंगे तो आप भी स्वस्थ रह सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।